हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बेटा हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली सारे डायग्राम्स करेंगे। मैं ट्राई करूंगी कि हर चीज मैं आपको फटाफट क्विक रिवीजन की फॉर्म में बताती चली जाऊंगी। आप ध्यान से समझना, सारे कंसेप्ट आपके अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, सबसे पहले ये कर्व आपको देखने से समझ आ रहा है पीपीसी कर्व का है। पीपीसी क्या होता है हमारे पास? ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी आप बोल सकते हैं इसको। पीपीसी फ्रंटियर भी बोल सकते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कह सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि इसकी शेप कैसी थी बच्चे? कनकेव होती है। सिर्फ फर्स्ट चैप्टर ही हमारा ऐसा है माइक्रो का जिसके अंदर रूल कौन सा लगता है बच्चे? इंक्रीजिंग एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपको डिटेल हर चैप्टर की वीडियोस मिल जाएंगी मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। यहाँ मैं सब कुछ आपको इम्पोर्टेंट बताती जा रही हूँ। तो फर्स्ट, अगर वो आपको कहता है कि पीपीसी की शेप कैसी है, प्रॉपर्टी क्या है, तो हम कहेंगे कनकेव। रीजन क्या है? लॉ कौन सा अप्लाई हुआ? इंक्रीजिंग एमओसी। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। जब भी कोई डाउनवर्ड पूछेगा तो हम बताएंगे कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। और हमारी कॉम्बिनेशन कैसी है? पहला गैप छोटा, उसके बाद गैप बड़ा ही होना चाहिए, इजीली विजिबल होना चाहिए, ताकि हम ये बता सकें कि हम अगर एक चीज को पाना चाहते हैं तो हमें दूसरी चीज को खोना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव लिमिटेड इनकम। तो अगर इसको मैं छोड़ूंगी, इसका मैं लॉस करूंगी, लॉस ऑफ वाई कमोडिटी होगा, तो ही मैं गेन कर सकती हूँ एक्स कमोडिटी का। तो ये आ जाता है हमारे पास पीपीसी कर्व का डायग्राम। उसकी फुल एक्सप्लेनेशन आ जाती है बच्चे। और इसके अंदर जो एक छोटी सी टेबल आप बता सकते हैं, तो आप ये बता दीजिए उसके अंदर कि भाई अगर हमारे पास दो हैं, जैसे मैंने तो कॉटन एंड कॉर्न लिया, आप इसको ए बी से कंपेयर करके भी बता सकते हैं कि ए बी सी डी आपके पास है। और आपके पास गुड एक्स था 0, गुड वाई आप तब ले रहे थे 15 का। अगर इसको आप बढ़ाना चाहते हो 1 2 3 कुछ भी बढ़ाना चाहते हो, तो उसमें से आपको कुछ कुछ अपना छोड़ना पड़ेगा। और जितना आप छोड़ रहे थे वो ही आपके पास क्या था? एक का लॉस, दूसरे का गेन। तो ये चीज बताओगे और अपना प्रपोर्शन निकाल दो कि भाई ये हमारे पास एक का लॉस था, फिर दो का हुआ, फिर तीन का हुआ, तो 1:1, 2:1, 3:1। तो ये फुल एक्सप्लेनेशन हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर का डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। क्लियर? फिर भी कोई डाउट हो बेटा कभी भी पूछ लो कमेंट बॉक्स में, हर चीज की डिटेल आपको बता दूंगी। सेकेंड चैप्टर अगर हम इसमें बात करें तो हमारा चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली हमारे पास आईसी भी इसमें कवर हो जाता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर तीन कंडीशंस हैं। MUX क्या हो सकता है बच्चे? शॉपकीपर ने बोला मेरे को लगा कि ये पेन 50 का होना चाहिए। शॉपकीपर ने कहा नहीं मैम, इसका एक्चुअल प्राइस कितना है? 60 है। तो भाई मेरे को तो ज्यादा लगा, मैं तो 50 ही एक्सपेक्ट कर रही थी, शॉपकीपर ने ज्यादा मांगा। इट मीन्स कि मेरे को यूटिलिटी कम मिली है और पैसे वो ज्यादा मांग रहा है, मैं सेटिस्फाई नहीं होंगी। दूसरी कंडीशन है कि मैंने सोचा 50 का, शॉपकीपर ने कहा यस मैम, दिस पेन इज अवेलेबल एट 50 रुपीज। तो मैंने कहा ठीक है भैया, जितना आपको लग रहा था उतना ही मुझे, मैं मैक्सिमली सेटिस्फाई हूँ, इक्विलिब्रियम दोनों का सेटल हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन बच्चे की, या फिर मेरे को लग रहा था ये पेन तो 40 का होना चाहिए, ठीक है, भैया ने बोला, या मेरे को लग रहा था कि ये तो 50 का होना चाहिए और भैया ने बोला कि ये तो 40 का पेन है। तो मैंने कहा भाई ये तो अच्छी बात हो गई कि मैं तो 50 एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन भैया ने बोल दिया कि इतने का है, तो वो, या फिर मैं 40 एक्सपेक्ट कर रही थी, उसने 30 बोल दिया। तो मतलब क्या है कि मेरे को यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है और पैसे कम देने पड़ रहे हैं। यहाँ पे तो कंज्यूमर का सरप्लस हो जाता है, यहाँ पे कंज्यूमर का लॉस हो जाता है, और बीच वाले में इक्विलिब्रियम। तो कंडीशन हमारी क्या होती है जहां हम मैक्सिमली सेटिस्फाई होंगे? जहां पे हमारे पास क्या होगा? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का है ना बच्चा। तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि भाई जहां पर MUX इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स होगा, वहां पे हमारा इक्विलिब्रियम सेटल हो जाएगा। क्लियर है बात? अब इसका डायग्राम देख लेती हूँ सिंपल वे के अंदर। अगर मैं आपको सिखा दूं यहाँ पर ही, तो ये आपने बना दिया प्राइस का, ये हो गई हमारी यूटिलिटी कर्व बच्चे, ठीक है। OX एक्सिस हमने ले रखे हैं, OY एक्सिस ले रखा है, जहां MUMP हमारा कट करा, इक्विलिब्रियम सेटल हो गया, ठीक है। इसके ऊपर का लेवल पूरा सरप्लस का, क्योंकि यूटिलिटी थी ज्यादा, पैसे देने पड़ रहे थे कम, तो मेरे को फायदा था, यूटिलिटी ज्यादा की मिल रही है, पैसा कम का देना पड़ रहा था। इस चीज को मैंने क्या बोला? कंज्यूमर सरप्लस।
और अगर नीचे की साइड की बात करूं बेटा, तो ये वाली जो चीज थी इसको मैंने क्या बोला, कंज्यूमर का लॉस, क्योंकि पैसे देने पड़ रहे हैं ज्यादा, यूटिलिटी मिल रही थी कम। तो मैं सेटिस्फाई कहाँ पे रहूंगी मैक्सिमम, जहाँ पे इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम पे मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगी। तो ये पूरा कंसेप्ट सिंगल कमोडिटी का, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये तो। अब बात करते हैं टीयू एमयू के कंसेप्ट की। बच्चे यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, टीयू आ जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास, टीयू इज इक्वल टू समेशन ऑफ एमयू। तो टीयू हमारा इंक्रीजिंग, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पे आके उसके बाद फिफ्थ तक कांस्टेंट चल रहा है। जहां ये कांस्टेंट है, बच्चों को ये तो पता होता है कि टीयू अपने मैक्सिमम पे तो एमयू अपने 0 पे होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखिए, अब बच्चे को तो लगेगा ये भी हमारा मान लीजिए 25 है, ये भी 25 है, या 24 है, तो हमें इस वाले पॉइंट को लेना है जिसके बाद हमारी टीयू फॉल करना स्टार्ट हो जाएगी एंड हमारी एमयू नेगेटिव हो जाएगी बेटा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जब एक ही चीज को कंज्यूम करते हैं बार बार से तो उसकी यूटिलिटी कम होती है। तो अगर आपके पास किसी भी सिचुएशन में एमयू है एक्स की, प्राइस ऑफ एक्स अगर वो ज्यादा है एमयू ऑफ वाई के कंपैरिजन में, इसको बच्चे हम पढ़ते हैं उसके अंदर इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट में, टू कमोडिटी का जो केस होता है ना वहां पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि अगर इक्विलिब्रियम सेटल नहीं है तो हम क्या करें। तो आपको क्या करना है, जो भी चीज ज्यादा है ना उसको और ज्यादा मैं कंज्यूम करूंगी। और ज्यादा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम चीज को ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो उसकी यूटिलिटी कम होगी और हमारा लॉ जो है ना, कौन सा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, वो अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है बात। अब टीयू कब मैक्सिमम, जहां टीयू अपने मैक्सिमम पे एमयू कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, वहां पर वो रिलेशन पता होना चाहिए। दूसरा, टीयू की जो स्पीड है ना बच्चे बढ़ने की, टीयू बढ़ेगा इंक्रीजिंग पे तो वही चीज एमयू को भी इफेक्ट करती है। फिर टीयू कांस्टेंट हुआ, ये अपना 0 हो गया और यहाँ पे नीचे आने लगा तो एमयू बिकम्स नेगेटिव हो गया बच्चे। और एमयू का फॉर्मूला लिख के दिखाना है, चेंजेस इन टीयू अपॉन चेंजेस इन क्यू कर सकते हो। और दूसरा फॉर्मूला लिखना है तो TUN-TUN-1 भी कर सकते हो। यहाँ तक आपका ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। इसको हमने यूटिलिटी बोला, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोला। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर क्या पढ़ना था अपने को, यूटिलिटी पढ़ना था। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर। यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मार्क करते हैं। यूटिल्स की बात हो रही है तो इसका मतलब प्रॉब्लम थी हमारे साथ कि हमको कार्डिनल अप्रोच को फॉलो करना पड़ता था। कार्डिनल सी से स्टार्ट होता है बेटा, सी से स्टार्ट करने के लिए हमने काउंटिंग वर्ड का यूज करा। वो हमारी एजम्पशंस अच्छी नहीं थी, क्योंकि इतना एग्जैक्टली 1 2 3 4 इतने मेरे को चॉइसेस हो और मैं इतना एग्जैक्ट कर दूं। ह्यूमन बिहेवियर है, कभी बीमार है कभी खुश है, तो उसके हिसाब से उसका बिहेवियर तो चेंज होता रहता है, उसकी तो नीड बदलती रहती है। आज हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, गला खराब हो गया, कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं लगेगी, तो इतना एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते। इसीलिए इस ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए सुपीरियर टेक्निक आई। उस सुपीरियर टेक्निक को हमने बच्चे क्या नाम दिया, आईसी कर्व। आईसी कर्व की थ्योरी आई, आईसी कर्व की थ्योरी हिक्स ने एक्सप्लेन करी हुई है। क्या बताया उसने, ऑर्डिनल अप्रोच को बताया। ऑर्डिनल किस पे स्ट्रेस करेगी, प्रेफरेंसेस के ऊपर करेगी। प्रेफरेंस ऑर्डर बताती है, रैंकिंग करती है, मतलब प्रेफरेंसेस बताती है, रैंकिंग नहीं करती है। ऐसे बताती है कि आई वुड लाइक टू टेक दिस एज कंपेयर टू दिस, तो प्रेफरेंशियल ऑर्डर बता देती है, तो वो प्रैक्टिकेबल होता है, मार्केट में अप्लाई भी होता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कर्व पे, जो कि हमारा है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का अंदर अपने को पता है डिमांड कर्व में क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, प्राइसेस बढ़े, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल। मैं क्वांटिटी डिमांडेड बोल रही हूँ बच्चे, जहां चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड वहां पे प्राइस का इफेक्ट बताना है। अदर फैक्टर्स होंगे इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, वो सब अपने अदर फैक्टर्स हैं। तो वो चीज होएगी तो उसको एक टाइम पे एक को ही पढ़ना है। अदर थिंग्स को कांस्टेंट मान रहे हैं, एक टाइम पे एक फैक्टर पढ़ना है। जो भी फैक्टर पढ़ोगे वो कॉज है, जिसके ऊपर इफेक्ट है वो क्वांटिटी है। तो लॉ के अंदर क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, नेगेटिव रिलेशन बताता है ना। तो नेगेटिव रिलेशन है, इसीलिए हमारा कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। पूरी माइक्रो के अंदर सिर्फ पहला चैप्टर है हमारा पीपीसी का जिसमें इंक्रीजिंग का आता है फॉर्मूला, बाकी सब में आना है डिमिनिशिंग। तो हमारा कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे हमारी चीजें हम डिमांड ज्यादा करते हैं हमारी यूटिलिटी फॉल होती रहती है। मैं पहला गिलास पानी का पीती हूँ ज्यादा सेटिस्फाई हूँ, और पानी पिया कम होती जाएगी सेटिस्फेक्शन।
आपको एज्यूम करना है कि आप टाइम पीरियड एक ही पे ही पी रहे हैं पानी। ठंडा पानी पी रहे हैं तो सारे गिलासेस ठंडे पानी की पी रहे हैं। अगर गर्म दिया है तो गर्म मानना है। यूटिल्स को हमने उतना ही रखना है, उसी चीज के अंदर रखना है बेटा। तो डिमांड क्लियर हो गया आपको कंसेप्ट। नेक्स्ट इसने डायग्राम बना रखा है बच्चे, डायग्राम उसी चीज का है, मैंगोज एंड बनाना का दे रखा है। आईसी कर्व की बात करना चाहते हैं। आईसी कर्व क्या कहता है? आईसी कर्व की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आईसी कर्व, कर्व का मतलब मैंने आपको बताया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज वेरियस बंडल्स विच आर कंसीडर्ड, जो हम कंसीडर करते हैं कॉम्बिनेशन इस तरीके की रखते हैं कि जो कंज्यूमर है ही इज इनडिफरेंट। मतलब इफ आई एम एट पॉइंट ए, बी, सी और इवन एट डी, मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इक्वल है। मेरे को ए से, बी से, सी से और डी से इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। मतलब कि जब तक मैं आईसी 1 पे हूँ, मेरे को सारे पॉइंट्स की कॉम्बिनेशन जो है ना बच्चे, वहां से इक्वल सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं, पहला बड़ा, छोटा, फिर दूसरा, तीसरा और छोटा। तो यहाँ पे भी क्या करा हमने? लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताया कि एक चीज को पाने के लिए दूसरे को छोड़ना पड़ता है। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली कंबाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा रूल अप्लाई हुआ। लॉस ऑफ वन कमोडिटी, लॉस ऑफ वाई कमोडिटी लीड्स टू गेन ऑफ अनदर कमोडिटी। तो ये भी हमारा आईसी के अंदर हमने पढ़ा था। ठीक है, और आईसी के अंदर आपने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट कर्व के अंदर देखते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो बच्चे आपको पता चल गया कि ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। आपको क्वेश्चन कहेगा कि क्या आईसी हमारा स्ट्रेट लाइन हो सकती है? तो हम कहते हैं भाई देखो ये एक्सेप्शनल केस है। अगर ये गैप्स हमारे इक्वल हैं तो कांस्टेंट रेट पे जाएगा। अगर ये गैप्स इक्वल हैं तो कांस्टेंट होगा। तो ये तो एक्सेप्शन है कि इतना परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है कि भाई हम दोनों को एक जैसा लेके चल रहे हैं। तो अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है किसी भी चीज का तो वहां पे वो स्ट्रेट लाइन बनती है। इवन इन केस ऑफ पीपीसी भी बच्चे यही बनता है। तो एनसीईआरटी का ये भी डायग्राम आपको क्लियर हो चुका। नेक्स्ट पे आते हैं प्रॉपर्टी। आईसी मैप भी बोल सकते हो और इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं कि हायर द आईसी कर्व, हायर द आईसी, मोर विल बी द सेटिस्फेक्शन। ठीक है, हायर दिस, मोर विल द सेटिस्फेक्शन। क्लियर है यहाँ तक बात? ये वाली भी कैसे शो कर देते हैं, देखिए बच्चे, ये रहा हमारा कर्व। अभी हमने पढ़ा कि मैं आईसी पे हूँ और आईसी 1 पे और आईसी 2। अब आईसी पे हूँ तो एक पॉइंट ये ले लेती हूँ, दूसरा ये और तीसरा ये। तो अगर मैं आईसी पे हूँ तो मैं ए पे, बी पे और सपोज सी पे, ये जो पॉइंट्स हैं मेरे लिए ए, बी, सी, मेरे को तीनों से इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। मैं कहीं भी हूँ तो मैं इनडिफरेंट हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर, अगर मैंने ये पॉइंट लिया था, ठीक है, मैं इसको अभी ऐसे कर दो। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने पॉइंट कंसीडर किया दिस वन। तो आप देख सकते हैं कि मैं आईसी पे, यहाँ पे बी पे हूँ, यहाँ सी पे हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि क्वांटिटी मेरी जो है वो यहाँ पर ज्यादा पे मैं सेटिस्फाई होंगी और ये तो कम है, इस पे नहीं थी इतनी क्वांटिटी तो उस पे ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हूँ। और किसी भी केस में आईसी कर्व जो है ना, ये जैसे आप दिखाई रहे हैं यहाँ पर अलग अलग, तो एक ही आईसी के ऊपर अगर आप डीईएफ पे हैं तो आप डीईएफ पे सेटिस्फाई होंगे। तो यहाँ पर जितना बढ़ता जाएगा कर्व उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है। तो ये भी चीज अब आपको क्लियर हो गई कि आईसी पे हायर आईसी कर्व विल लीड्स टू मोर सेटिस्फेक्शन एंड वाइस, और लोअर है तो फिर वैसे बता देंगे। अब बात आई स्लोप की बच्चे। स्लोप आपको पता है कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेफ्ट से राइट की तरफ होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि अगर एक को बढ़ाना है तो दूसरे को कम तो करना पड़ेगा। तो लॉस अपॉन में गेन का फॉर्मूला ही अप्लाई करना है यहाँ पर। ठीक है, हायर द आईसी कर्व मोर विल बी द सेटिस्फेक्शन, जो मैंने आपको भी बताया। तो वो चीज भी आपकी यहाँ पर क्लियर है, 1 2 3 से इसने दिखा रखा है। तो ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। फिर हम कहेंगे कि क्या दो आईसी कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि अभी हम बार बार क्या बोल रहे हैं कि ये कैसा लोकस ऑफ पॉइंट होता है आईसी कर्व, जहां पर एक ही कर्व के ऊपर हम मैक्सिमली सेटिस्फाई होते हैं। जब मैं यहाँ सेटिस्फाई हूँ बच्चे, तो मैं बी और सी पे तो एक साथ में नहीं हो सकती सेटिस्फाई। दिख ही रहा है ना कि मेरे को सी से कम मिल रहा है। जैसे मुझे यहाँ 9 और 5 मिल रहा है, यहाँ 9 और 7 मिल रहा है, तो नेचुरल है कि मैं इस पे जाऊंगी। तो कैसे पॉसिबल है ये? क्योंकि मैं तो एक आईसी की बात कर रही हूँ। आईसी की बात करती हूँ तो सपोज कि मेरे पास ये डी पॉइंट था, ये सी पॉइंट है, तो मैं ए, डी और सी पे इक्वली सेटिस्फाई हूँ। और यहाँ बी, ए और अगर मान लीजिए एफ पॉइंट है, तो वो कहता है ऐसा कैसे है? ये देखिए आपको क्लियरली डिफरेंस दिख रहा है।
है ना, तो हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, इसीलिए कभी भी आईसी कर्व इंटरसेक्ट नहीं करेगा एक दूसरे को, नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, नहीं तो क्या होगा कि जो हम एजम्पशंस ले रहे हैं वो हमारी फुलफिल नहीं हो रही हैं। ठीक है, अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट बजट सेट की। बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द और बिलो द स्ट्रेट लाइन। आप इसके नीचे बच्चे कहीं भी हैं, ठीक है, ले सकते हो ना आप ये। तो आपने क्या पढ़ा कि बजट सेट क्या होता है, बंडल होता है, ठीक, बंडल होता है, वर्टिकल लाइन होती है हमारी, ये कोई भी पॉइंट अगर डायग्राम में हमारे दो कमोडिटीज को शो कर रहा है। बजट बच्चे लाइन क्या है, बजट लाइन तो ये है जो मेरी एक एफिशिएंट लाइन है जिसके ऊपर मैं रह सकती हूँ, बाहर मैं जा नहीं सकती, पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है हमारी, अंदर रहूंगी तो मैं कोई पैसे बचाना नहीं चाहती, तो स्टिल मेरे पास अभी इतनी परचेजिंग पावर है तो मैं यहाँ तक जाना चाहूंगी। तो बजट लाइन के ऊपर तो हम सेटिस्फाई होते हैं, लेकिन बजट सेट जो होता है वो हमारे को ये बताता है कि हम कितना ले सकते हैं। अगर मैं चेंजेस करूं बजट में, बच्चे देखिए ध्यान से, अगर मैं ये बोलूं आपको कि चेंजेस इन द सेट ऑफ अवेलेबल बंडल ऑफ गुड्स रिजल्टिंग फ्रॉम चेंजेस इन कंज्यूमर इनकम, मेरी इनकम अगर कम हुई तो मैं नेचुरल बात है कि भाई दोनों की क्वांटिटी को कम कर दूंगी, ठीक है, और अगर इनकम इंक्रीज होगी तो मेरा ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, वो पता चल गया। अब वो कहता है कि अगर अवेलेबल बंडल ऑफ गुड्स रिजल्टिंग फ्रॉम चेंजेस इन प्राइस ऑफ बनाना ओनली, अगर सिर्फ बनाना के प्राइजेस जो हैं बेटा अगर वो बढ़ गए तो मेरी डिमांड कैसी होगी, कम हो जाएगी। एंड वाइसे वर्सा, अगर बनाना के प्राइजेस हैं घट गए तो अब क्या होगी कि मेरी कैपेसिटी बढ़ गई लेने की, तो वो हो जाएगा। तो डिक्रीज इन प्राइस ऑफ बनाना मेक द बजट लाइन फ्लैटर। ये बात इंपॉर्टेंट है बच्चे, बजट लाइन फ्लैटर दिख रही है ना, आप बना के देख भी सकते हो ना कि भाई अगर प्राइजेस जो थे बनाना, ये हमें सिर्फ इम्प्यूटेड है, मतलब बोल के देखना है मन में कि इफेक्ट क्या आ रहा है, कि बजट लाइन अगर मेरे पास प्राइजेस कम हुए थे बनानास के एज कंपेयर टू एप्पल सपोज, तो मैंने क्या किया, डिमांड बढ़ा दी इसकी, तो ये फ्लैटर हो गया कर्व हमारा। ठीक है, तो ये चीज आप बना के भी देख सकते हैं कि किसमें लेस इलास्टिक है किसमें मोर इलास्टिक है। आईसी कर्व अब आपको क्लियर था। बजट लाइन के साथ देखिए, अगर सपोज कि बीएस मेरे पास बजट लाइन है तो आईसी कहता है कि कंडीशन क्या कहती है कि बजट लाइन को आईसी टेंजेंशियल होके जाएगा। अब बच्चों को लगता है भाई ये भी तो कट कर रहा है, ये भी तो कट कर रहा है, तो हम यहाँ क्यों सेटिस्फेक्शन होके इक्विलिब्रियम सेटल करें। तो हम ये बताते हैं बच्चे कि हम ये मानते हैं कि उसको आईसी कर्व टेंजेंशियल होके जाएगा, और मेरे पास अगर इतने पैसे हैं बीएस के जितने, तो मैं अपने मैक्सिमम पैसे को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके मैक्सिमम सेटिस्फाई होंगी। लेकिन अगर ये वाला पोर्शन होता, कट तो कर रहा है स्टिल, यहाँ पे अगर कट कर भी जाता है तो कहता है कि अभी आपके पास और इनकम है, तो मैं इस पे सेटिस्फाई नहीं होंगी, ये जो मेरा पॉइंट है यहाँ से यहाँ का, क्योंकि मेरे पास अभी ये पैसे पड़े हुए हैं तो मैं इसको प्रॉपर्ली यूज कर सकती हूँ, तो मैं ई पे ही सेटिस्फाई होंगी, क्योंकि वहां मैं जितना स्पेंड करना चाहती हूँ उतनी इनकम को मैं स्पेंड कर रही हूँ। तो वो इस पोर्शन पे सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि अभी उसके बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये पूरे एरिया में सेटिस्फाई नहीं होगा। वो कहाँ सेटिस्फाई होगा, सिर्फ आपके इसी ई पॉइंट के ऊपर जहां वो टेंजेंशियल है, जहां वो जितना स्पेंड करना चाहता था उतने बजट पे उसने अपनी कॉम्बिनेशंस को चूज कर रखा है। ठीक है, तो वो वहां पे मैक्सिमली सेटिस्फाई हो जाएगा। उसने इतने इसके ले लिए, इतने इसके ले लिए, जितनी इनकम थी उसके हिसाब से उसने गुड कॉम्बिनेशन बना ली है बच्चे। नेक्स्ट आपके पास था डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का कैसा था, नेगेटिव रिलेशन था कंज्यूमर का और प्राइस का। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने कौन सा कंसीडर करा हुआ है यहाँ पे, प्राइस, जो कि कॉज है। यहाँ पे हमने पढ़ी क्वांटिटी डिमांडेड, तो प्राइसेस के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन है प्राइस का, तो हमने इसको कन्वेक्स टू द ओरिजिन ले लिया। ठीक है, नेगेटिव रिलेशन को शो कर दिया। अब अगला क्वेश्चन है बच्चे, जो डायग्राम दिखा रखा है इसने ग्राफ का, वो फंक्शन दिखाया हुआ है, तो ये फंक्शंस के एग्जांपल ही हैं, वेरियस कॉम्बिनेशन दिखा रखी हैं, तो आपको पता होना चाहिए वैसे तो ये भी कि भाई डिमांड कर्व जो होता है वो हमारा एक फैक्टर है, तो वो फैक्टर हमें कैसे इफेक्ट करता है उसको दिखाया। बट ये इक्वेशंस अभी आपके लेवल पे नहीं है, ये बीकॉम फर्स्ट ईयर में तो आ जाएंगी ऑनर्स के अंदर। यहाँ पे आप सिंपली समझ लीजिए कि भाई आपकी ये वेरियस कॉम्बिनेशंस दिखा रखी हैं हर डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि ये आपकी इक्वेशन है प्राइस की। ठीक है, और इनकम की इक्वेशंस बनती हैं बच्चे ये, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि कौन सा फैक्टर वेरिएबल है आपके पास, कौन सा जिसकी वजह से किसमें पॉजिटिव लिंक है किसका नेगेटिव लिंक है। तो इस डायग्राम के अंदर वो चीज थी।
अब बात आती है, जब मैं डिमांड कर्व से आईसी कर्व या बजट कंस्ट्रेंट्स को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या बताया, अगेन वही बात कि भाई हमारे पास ये थी बच्चे बजट। ये भी हमारा कंसेप्ट इनकम और सब्स्टिट्यूशन के अंदर आता है आगे जाकर, लेकिन अभी सिंपल रखते हैं हम इसको कि मैंगोज के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं था। हमारी बजट लाइन उतने की उतनी है और बनानास के प्राइसेस जो थे वो हमारे कम हुए हैं। अब क्योंकि बनाना के प्राइसेस कम हुए तो नेचुरल बात है कि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये B1 पे कर्व हो गया, ठीक है। और क्योंकि हम आईसी कर्व का पता है टेंजेंशियल होना चाहिए था, तो वो कहता है कि क्योंकि अब हमारे पास बनाना के प्राइसेस कम हुए तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई, तो हमारा आईसी कर्व यहाँ पे आएगा और हायर द आईसी कर्व मोर विल बी द सेटिस्फेक्शन। सिमिलरली लेस हुए, प्राइसेस अगर बढ़ गए तो मेरी जो डिमांड है इसकी बनानास की वो कम हो जाएगी। तो हमने ये चीज करी, ठीक। और यही हमारा डिमांड कर्व कहता है। तो डिमांड कर्व के अकॉर्डिंगली हमने इसको दिखाया और जहां पर हमारा ये था उसकी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस उसने डायग्राम के अंदर आपको शो करके दिखाई और क्वांटिटीज देखिए उसने x1 से x1 को आपको दिखा दिया कि इस तरीके से प्राइजेस हमारे को इफेक्ट करते हैं। तो हम इनको आपस में लिंकअप करके डिराइव करते हैं चीजें। लीनियर मतलब कि बिल्कुल कांस्टेंट हो गया आपके पास, ठीक है, स्ट्रेट लाइन कर्व बन गया, तो वो हमने दिखाया क्वांटिटी कैसे इफेक्ट हो रही है प्राइजेस की वजह से। अब बच्चे बात कर लेते हैं शिफ्ट की। शिफ्ट क्या होता है बेटा? शिफ्ट का मतलब आता है जब आप अपने घर से शिफ्ट हो रहे हो, मतलब कि टू कर्व्स की तो बात आपको करनी ही करनी है, ठीक हो गई बात। अब यहाँ पे टू कर्व्स की बात करोगे तो प्राइजेस जो है अपने पास में वहां पर क्या हो रहा है कि डिमांड जो है बच्चे, अब यहाँ पे डिमांड को प्राइस से नहीं करना। शिफ्ट में आप क्या पढ़ते हैं? अदर फैक्टर्स पढ़ते हैं ना बच्चे। तो अदर फैक्टर्स का बताना है, यहाँ पर प्राइस का इफेक्ट नहीं दिखाना। ये देखिए यहाँ प्राइस कांस्टेंट मान रही हूं मैं 10 रुपए का, फिर भी मेरी डिमांड यहाँ पर कम हो रही है, ठीक है। ये देखिए क्यों? क्योंकि अदर फैक्टर है। हो सकता है कि इनकम हो सकता है आपका टेस्ट हो, वो वाइसे वर्सा, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, मूवमेंट। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला डायग्राम। देखिए जब भी मूवमेंट होती है, आप घर में ही मूव कर रहे हैं, आप एक ही कर्व पे आगे पीछे मतलब मूव कर रहे हैं, रिमेनिंग ऑन द सेम कर्व, क्लियर। तो आपके पास क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पर डिमांड कर्व सेम पे चल रहा है, ऊपर नीचे वो। तो मूवमेंट याद रखना है, क्वांटिटी डिमांड के लिए आता है, प्राइजेस के लिए आता है, इसी का दूसरा नाम चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है, ठीक हो गई बात। तो यहाँ पर और क्योंकि दूसरे फैक्टर आएंगे तो उसको हम शिफ्ट बोलेंगे, और अगर सेम पे है तो मूवमेंट। अब मूवमेंट के अंदर भी क्या होता है बच्चे, या तो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, और शिफ्ट का आएगा तो उसमें क्या होता है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज, ठीक है। तो ये वर्डिंग याद होनी चाहिए बच्चे। अब मूवमेंट में एक्सपेंशन है तो क्वांटिटी के ऊपर दिखाना इफेक्ट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो क्वांटिटी को डिक्रीज करना है, तो ये क्वांटिटी आप ध्यान रखेंगे आपको पता चल जाएगा कि भाई क्वांटिटी कब डिक्रीज होएगी। प्राइजेस जब बढ़ गए तो क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, तो इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं जब प्राइस का इफेक्ट आता है बेटा। अब ये क्या था, डेरिवेशन, ये हमारा इंडिविजुअल कर्व है मार्केट का, आपने दिखाया नेगेटिव रिलेशन, यहाँ भी आपने ये दिखाया, ये लेस दिखाया आपने क्वांटिटी पे इफेक्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन मार्केट डिमांड कर्व को बताता है। तो इसमें हमने समेशन करा है किसका, इंडिविजुअल का। सपोज ये मार्केट ए थी ये बी थी, हमने दोनों को कंबाइन करके ए प्लस बी कर दिया बच्चे, तो ये भी चीज क्लियर हो गई। ये आपका बेटा मैंने पार्ट 1 में मोस्टली फर्स्ट यूनिट पूरा आपका एनसीईआरटी से डायग्राम की एक्सप्लेनेशन करी है। जो बच्चा इस वीडियो को देखेगा उसको सारे कंसेप्ट वन टाइम में ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ज्यादा से ज्यादा बेटा आप इसको शेयर करिए, क्योंकि फिर मैं इस तरह की इजी वीडियोस जो है वो बनाती रहूंगी आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए भी
11 12th क्लासेस के लिए भी जोन सा टॉपिक चाहिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके बताइए। कोई भी डाउट है कहीं भी तो आप पूछ सकते हैं क्लियरली। ठीक है, ओके बेटा, टिल देन टेक केयर, बाय।